समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में पहुँचा दिया था। बहुत समय हो गए। अंत में जब वो मरणासन स्थिति में थीं, अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा कि बेटा, क्या तुम थोड़े समय के लिए आ सकते हो। बेटा आया अपनी माँ को देखने के लिए। बहुत बीमार थीं, बिल्कुल मरणासन स्थिति में थीं। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से कहा कि बेटा, यहाँ जो बाथरूम है वहाँ पे गर्म पानी नहीं आता, तो ठंड के दिन में ना बहुत दिक्कत होती है। यदि यहाँ एक गर्म पानी का नल लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। बेटे ने कहा ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो पंखा है ना, वो पंखा भी ख़राब है, गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, पंखा ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कंबल है ना, वो भी बहुत चुभता है, यदि रजाई हो तो बहुत अच्छा होगा। बेटे ने कहा कि माँ, अब आप एकदम अंतिम स्थिति में पहुँच गई हैं। इतने वर्षों तक आप यहाँ रही हैं, उसके बाद आप ये कह रही हैं, इतने साल तक आप इन्हीं के साथ रहीं। माँ ने कहा कि बेटा, अब तो मेरे 2-4 दिन ही रह गए हैं जीवन के। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा तो मैंने तो एडजस्ट कर लिया इन सब के साथ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इन सब के साथ नहीं रह पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें तकलीफ़ ना हो, उसके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। बेटे की आंखें खुल गईं और साथ ही आंखें नम भी हो गईं कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, उसे मैंने यहाँ पहुँचा दिया और इतने वर्षों तक वो इतनी तकलीफ़ों में रही। मित्रों, कई बार हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं, और जब ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं तब हमें ख्याल आता है कि हमने जीवन में शायद अच्छा नहीं किया। इसलिए कम से कम अपने पेरेंट्स, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, पाला पोसा है, उनके लिए बहुत आदर सम्मान रखते हुए हम उनका पूरा पूरा ख्याल रखें। निश्चित रूप से कल की भी हमारी यही चर्चा थी, इस पे आपने विचार किया होगा, और आज भी मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे समाज का एक ज्वलंत मुद्दा बनता चला जा रहा है। आप सब अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में सबके साथ मिलजुल करके और अपने खास करके अपने माता पिता के लिए ऐसे आदर और सम्मान का भाव रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी हमें पूरी पूरी उम्मीद भी है और आपसे निवेदन भी है। आइए इसी प्यार के साथ, इसी विश्वास के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। विशेष करके माँ के लिए तो बहुत प्यार रहता बहुत है। अच्छी बात। मैं तो इस बात से यही प्रेरणा ले रहा हूँ और सभी युवकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवहार वो अपने माता पिता से कर रहे हैं, उनके बच्चे भी वैसा ही व्यवहार उनसे अवश्य करेंगे, क्योंकि परंपरा बन जाएगी। और ये परंपरा बन गई है, किसी ने शुरू कर दी,
2 ने फॉलो किया, फिर 10 ने किया। आज ये परंपरा हो गई बहुतों में, क्योंकि मनुष्य की आयु भी थोड़ी लंबी हो गई, बच्चे तंग हो जाते हैं, माँ बाप पर खर्च हो रहा है, उनकी बीमारियाँ, कहीं उनका खांसना, कहीं उनका चिड़चिड़ा रहना, तो बहुत परेशानी फील करते हैं बच्चे, इसलिए वो भी इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपना परिवार संभालना होता है। इन सब चीज़ों में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत होती है। बुजुर्गों को भी चाहिए वो अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखे। बीमारी तो आ जाती हैं, आती हैं बुजुर्ग होने पर, लेकिन वो मनोस्थिति को जितना अच्छा रखेंगे, उनके बच्चे और उनके पोतरे उन्हें प्यार देंगे, उनकी सेवा करेंगे और बहुत अच्छा वातावरण बना रखेगा। तो मैं यहाँ केवल युवकों को दोष नहीं दे रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग भी अंत तक जाते जाते इरिटेट रहने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अब बच्चों को नौकरी भी करनी, उन्हें परिवार भी संभालना है, हो सकता है वहाँ भी उनकी जिम्मेदारी हो, टेंशन वहाँ भी हो, वहाँ वो टेंशन में रहें, घर में आए तो माँ बाप का टेंशन देखें। तो थोड़ा सा बुजुर्गों को भी रिलैक्स और महान बनकर रहना चाहिए। बल्कि कितना अच्छा हो, बहुत परिवारों में ये है कि माँ पोतरों को संभाल रही है सारे, और बच्चे और उसकी पत्नी अच्छी सर्विस में है, जॉब में है, वो अच्छा कमा कर ला रहे हैं, सारा परिवार बहुत सुखी है, वो भी आनंदित हैं छोटे बच्चों के साथ दोनों, और ये भी मुक्त हैं उनकी चींची पोपों से, ये भी स्ट्रेस फ्री हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं देखता हूँ कई परिवारों में उन्होंने आदर्श स्थापित किया है, खुद बहुत रिलैक्स रहते हैं बड़े, और बच्चों कहते हैं हाँ तुम काम करो, अच्छा अपने को आगे बढ़ाओ, हम घर संभालते रहेंगे। इवन बुजुर्ग जो माँ है वो भोजन भी बना के रखती है, चाय भी रखती है जब वो आते हैं, तो इससे क्या प्यार बना रहता है, सम्मान बना रहता है। तो ऐसी एक परंपरा युवक भी शुरू रखें और बड़े भी ध्यान दें। तो ये जो मनोस्थिति बिगड़ती जा रही है, इसको हम संभाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि सभी परिवारों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। परिवारों में बहुत अच्छा है भ्राता जी, लेकिन कहीं कहीं जब ये चीज़ें देखने में आती हैं तब ये मन में ज़रूर प्रश्न सा उठ जाता है। एक बात आपने कही भ्राता जी, बहुत अच्छी बात है, दोनों ही समझदार हों, बड़े भी अपने आप को महान बनाएं और घर का जो भी देख रेख है या संभाल है वो भी करें, चिड़चिड़े ना हों। 2-3 चीज़ें हैं भ्राता जी, मैं जानना चाहूँगा। एक, अपने स्वास्थ्य, तो उस पे तो उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा, एक जब बड़े होते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी स्वभावतः आ ही जाता है, जो प्राकृतिक सा लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बड़े कैसे अपने आप को ठीक करें? देखिए, मैं एक विशाल रूप से ये चर्चा रखना चाहता हूँ सभी दर्शकों के सामने, कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे वो हो संभाले, उसको समझ आए। मान लो 30 साल का हो गया, 35 का हो गया, 40-45 का हो गया, अब उसे अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वो इस शरीर में ऐसी गंदगी न भेजने लगे ताकि उसके अंदर बीमारियां बढ़ने लगे, उसके घुटने जवाब देने लगे, उसको शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए या ब्लड प्रेशर एकदम हाई रहने लगे। इन चीज़ों का एक उचित समय पर ध्यान देना भी आवश्यक है। बहुत टेंशन में रहने लगे, बहुत क्रोध में रहने लगे तो बीपी तो बढ़ेगा ही, फिर डायबिटीज़ बढ़ती है, फिर कहीं हार्ट पर इफेक्ट आता है। ये ध्यान रखते हुए कि उसे एक लंबी यात्रा तय करनी है जीवन की, और फिर अपने परिवारों को भी देखना है, बच्चों को भी साथ लेना। वो 85 साल के हो जाएंगे तो बच्चे भी तो 60 के आसपास पहुंचेंगे ना, अब वो भी बुजुर्ग होने की तैयारी में हैं, उनको भी अपना परिवार है, उन्होंने बच्चों की शादी कर दी, हो सकता है उनको पोतरे हो गए हों। तो एक लाइफ स्टाइल सभी को बहुत सुंदर रखना, अपनी 35-40 वर्ष की आयु से शुरू से ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। पर ज़्यादा ही खाने पीने का शौक है तो चलो 40 साल तक पूरा कर लें, और फिर एक सुंदर अपनी हेल्थ को स्वयं समझते हुए अपने डॉक्टर खुद बनकर क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है, वॉकिंग भी करनी है, प्रॉपर स्लीप भी लेनी है, अच्छा व्यवहार भी रखना, पीसफुल भी रहना। तो ये जो अंत में मनोस्थिति बिगड़ती है, ये नहीं बिगड़ेगी। वो प्रोफेसर रहा, उसने PhD कर ली, उसने बच्चों को पढ़ाया, बहुत योग्य बनाया, अब उसके पास एक अनुभव है जीवन का, और वो देखता है कि बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे, वो उसके अनुभवों का फायदा नहीं उठा रहे, तो उसमें इरिटेशन आता है, तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब बिगाड़ोगे, मेरे घर का सत्यानाश करोगे या मेरा बिजनेस तुम नष्ट कर डालोगे। तो उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, उसके अनुभव कहीं कहीं उसको इरिटेशन की ओर ले चलते हैं। इससे बचना चाहिए। हमने अपने जीवन के 75 साल पूर्ण कर लिए ना,
अब बच्चे बड़े हैं, मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं। अब वो 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, दे आर मैच्योर, दे आर सेंसिबल, दे आर इंटेलेक्चुअल। अब कारोबार की सारी जिम्मेदारी मन सहित उनको सौंप कर स्वयं लाइट हो जाएं। राजयोग का अभ्यास करें, प्रभु चिंतन की ओर चलें, अपने भविष्य को सुंदर बनाएं, इस जीवन का भविष्य भी और अगले जीवन का की शुरुआत को भी। विचारों में सुंदर परिवर्तन हो जाए कि अब बस इस झंझट में, इस उलझन में मुझे ज्यादा नहीं रहना। ऐसे नहीं मरते दम तक बच्चों पे ऑर्डर चला रहे हैं, उन्हें आदेश दे रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इससे माहौल बिगड़ा रहता है। 75 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब बच्चों तुम अपना काम संभालो। हम अब प्रभु साधना में, उसे योग लगाने में, उसकी अनुभूति करने में लगते हैं, तो बच्चे बहुत सम्मान करेंगे, बच्चे बहुत सहयोग देंगे, उनको इरिटेशन भी नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, और जब मन खुश रहेगा तो हेल्दी लाइफ भी जिएंगे। बिल्कुल, मतलब हमारी जो आश्रम व्यवस्था रही है हमारी संस्कृति में, उसका पालन करना थोड़ा तो करें। 50 साल से ही कर लेते थे वानप्रस्थ, जी, लेकिन 75 साल से तो अपने को मुक्त कर देना। जी 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 दादाजी, लेकिन जहाँ कहीं एक बीमारी वाली बात आती है कि हम बीमार हो गए, तो अब ऐसे में हमें कहीं वृद्धाश्रम पहुँचा देना, या कहीं ये मान ली बच्चे जब बीमार हुआ करते थे तो हमने तो कभी उन्हें कहीं बाहर नहीं भेजा, हमें वृद्धाश्रम में क्यों पहुँचाया जा रहा हाँ, है? ये तो देखिए गलत है ही, पर इसमें हर एक की सिचुएशन को एग्जामिन करना पड़ेगा। अब बच्चों के पास इतना पैसा ना हो कि फादर के हार्ट के लिए लाखों रुपए खर्च करने हैं, अब बेचारा कहाँ से कर्ज ले। उसकी मान लो छोटी नौकरी है, उसका अपना परिवार है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है। माँ बाप का, जैसा कि हमने चर्चा की, व्यवहार अच्छा नहीं है, उनके कारण घर का वातावरण भारी हो रहा है या इनकी मनोस्थिति बिगड़ रही है, तो कई तो ये सोचेंगे भाई इन्हें वहाँ रख दो, चलो पैसा हम देंगे, कम से कम घर में तो शांति रहेगी। और किसी को ये रहता है कि वहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होगी, वहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, पैसा हम देते रहेंगे, इनका अच्छा जीवन हो जाएगा, फिर हम इन्हें वापस ले आएंगे। तो ये भिन्न भिन्न कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा अलग से, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर देना, उन्हें इग्नोर कर देना और जाओ तुम वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापे तक का जीवन वहीं काटो, गुस्से में भी कुछ कुछ बोल देना, ये तो हमारी मैनर्स के और सभ्यता के प्रतिकूल है। इससे तो सभी बच्चों को, युवकों को बचना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक सामंजस्य की स्थिति जितनी हो सकती है, बड़े और छोटे दोनों ही आपस में रखें, और छोटे भी जब कभी बुजुर्ग हमारे इस प्रकार से वृद्ध हो गए हैं या बीमार हैं तो अवश्य अपनी तरफ से पूरा पूरा ख्याल रखने की कोशिश करें, ताकि एक समरसता बनी रहे। क्योंकि कहते जी, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ माता पिता जब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं तो चूंकि इग्नोर करते हैं बच्चे, तो एक खिन्न सी स्थिति उनकी हो जाती है, बहुत दुखी स्थिति हो जाती है, और वो सोचते हैं जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तो शायद ये स्थिति बहुत दुखदायी स्थिति हो जाती हाँ, है। मैं इसमें जरा सी सावधानी मनुष्य को देना चाहता हूँ। देखिए, व्यक्ति ने टेंशन ली अपने बच्चों के लिए, इनके लिए भाई मुझे सब कुछ करना है, अच्छा कमाना है, अच्छा बिजनेस बनाना है, अच्छा घर बना देना, वो टेंशन में रहे। वो टेंशन का इफेक्ट दो रूप में आ गया, बीपी हाई होने लगा और हार्ट के पेशेंट बन गए। अब हार्ट पे खर्च बहुत ज़्यादा आता है, लाखों से कम में तो बात ही नहीं होती, और केयर बहुत करनी पड़ती है, बच्चों को रात रात जागना पड़ता है। तो इसमें जो बच्चे हैं, युवक हैं, वो भी कहीं कहीं इरिटेट हो जाते हैं। तो देखिए, उनके लिए टेंशन ली, अब संबंधों में कड़वाहट आ गई। इसलिए अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री व्यतीत करना, थोड़े में ही संतोष रखना, मुझे ही बच्चों के लिए सब कुछ कर देना, इस संकल्प को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है बच्चे बहुत सुंदर भाग्य लेकर चल रहे हों, हो सकता है हमारे जाने के बाद वो संपन्न हो जाएं, आज छोटा मकान है उनको बहुत बड़ा बना लें वो अपना। तो इस टेंशन को थोड़ा एक तरफ रखकर अपने जीवन को रिलैक्स रखेंगे तो ये जो कैंसर और हार्ट और ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां हो रही है ना, जिसपे खर्च बहुत होता है, जिसपे बच्चे भी फिर इग्नोर करने लगते हैं माँ बाप को, इनसे वो बच सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी अपना कर्तव्य तो पूर्ण करना ही होता है, और करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो भी अब बड़े हो गए हैं, 40 साल 45 साल, अपने माँ बाप के लिए बहुत खर्च करते हैं, कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी मनुष्य तो मनुष्य है ना, वो सोचता है ना मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं इन बूढ़ों के लिए सारा लगाता रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा।
मनुष्य कई बार सोचता है। तो इसमें उनकी पति पत्नी दोनों में भी एक बहुत अच्छे विचारों का सामंजस्य होना चाहिए। पत्नी कहेगी तुम अपने माँ बाप के लिए इतना खर्च कर रहे हो, मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा। तो इसमें एक टकराव की स्थिति बन जाती है और इसमें जो लड़का है उस पर भी एक मानसिक दबाव बन जाता है, प्रेशर हो जाता है। इसलिए पत्नी को भी चाहिए वो कोऑपरेट करे। धन ऐसी चीज है जो आता है और जाता है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपने 5 लाख अपने बुजुर्गों पर खर्च किए और उनकी मृत्यु भी हो गई। आप ये ना सोचें हमारा पैसा वेस्ट गया, आपको 10 लाख मिल ही जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा थोड़ा हल्का रहकर, उदार रहकर, ब्रॉड माइंडेड रहकर अगर मनुष्य चलेगा तो ये तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी कामना तो यही रहती है भ्राता जी कि खुशहाली का माहौल रहे और बुजुर्ग भी जो हैं बहुत ही खुशी खुशी से अपनी जो अंतिम यात्रा है, अपनी जो सेकेंड इनिंग है उसे पूर्ण करें। यदि खिन्नता से पूर्ण करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों की भी जिम्मेवारी तो जैसे आपने कहा बनी जाती है। बड़े तो खैर समझदार हैं ही। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सुंदर माहौल हो और वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज़ हमारे देश में तो कम से कम ना रहे। दादाजी, कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं रोहन जी का, और ये कहते हैं कि ओम शांति सूर्य भाई जी, क्या मेडिटेशन से डिफेक्टिव कलर विजन को ठीक किया जा सकता है? ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और मेडिकल साइंस में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, हम हमेशा ही ये बात कहते आ रहे हैं कि मेडिकल साइंस आजकल हर बीमारी को ठीक नहीं कर पा रही है। मानसिक रोग तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं जहाँ मेडिकल साइंस कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसी दवाई देते रहते हैं थोड़ी बहुत पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी आजकल निकल गई हैं जिनका कोई इलाज हमारी मेडिकल साइंस के पास नहीं होता, पर स्पिरिचुअल साइंस के पास होता है। क्योंकि मेडिकल साइंस तो केवल वर्तमान सिम्टम्स को देखेगी, भाई किडनी में कहाँ गड़बड़ है, लीवर में कहाँ गड़बड़ है, बीपी कैसा है या हार्ट कैसा चल रहा है, या और जो भी चीज़, कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे और ब्लड में कई चीज़ें, यूरिन में वो चेक करते हैं जिससे बीमारी का पता चलता है। पर बीमारियों का एक कारण पूर्व जन्मों के विकर्म भी होते हैं। बीमारी का एक कारण मानसिक टेंशन भी रहती है, निगेटिव थिंकिंग भी रहती है, और कहीं ना कहीं हर बीमारी इधर से ब्रेन से ही शुरू हो रही है। बीज कहीं ना कहीं मनुष्य के ब्रेन में है। कहीं ना कहीं खान पान भी आजकल मनुष्य का ऐसा है, मनुष्य न जाने क्या क्या खा रहा है, उससे भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो डॉक्टर लोग तो केवल वर्तमान रिजल्ट देखेंगे ना, लेकिन बीज कहाँ है ये हर डॉक्टर को पता नहीं चल सकता, पता चल भी नहीं सकता, वो कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर क्यों ना हो। इसलिए स्पिरिचुअल पावर अपने में भरने से ये कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इनको एक तो अपनी आंखों को प्योर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें ये अभ्यास, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 3 बार करके ऐसे हाथ मोड़ के आंखों पे रखेंगे, 1 मिनट फील करेंगे प्योर वाइब्रेशंस आंखों को जा रहे हैं और मेरी आंखों को नॉर्मल कर रहे हैं। जो भी ये डिफेक्ट है भिन्न भिन्न कलर्स का, ये समाप्त हो रहा है। दूसरा अभ्यास करेंगे, पानी को इसी संकल्प से चार्ज करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आधा गिलास पी लें, आधा गिलास आंखों पे छिड़क दें। तीसरा अभ्यास, ब्रेन को एनर्जी देंगे और इसके लिए संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार करके 1 मिनट यहाँ हाथ रखेंगे। ये 1 मिनट रखना है, ऐसा 10 बार करना है। आंखों पर भी 10 बार कर सकते हैं, 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को भी कर सकते हैं। और चौथी चीज जो है, विजन बनाएंगे, विशेषकर रात को सोते समय और उठते ही, कि मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। अब मान लो मैं पढ़ रहा हूँ या दूर तक देख रहा हूँ तो बिल्कुल क्लियर विजन है, कोई समस्या नहीं है। और साथ में जैसे हम चर्चा कराए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि 1 घंटा पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करें। इस मेडिटेशन से वो विकर्म नष्ट हों जो इसका मूल आधार बने हुए हैं बीमारी का। हमने पूर्व जन्म में न जाने क्या किया है, किस पाप कर्म के कारण हमारी विजन में ये डिफेक्ट आ गया है। तो 1 घंटा पावरफुल योग करेंगे, उससे वो विकर्म नष्ट होंगे। बहुत लोग हमारा ये प्रोग्राम सुनकर ही योग करने लगते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन राजयोग एक ऐसी विद्या है जो धीरे धीरे सीखनी होती है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत भटकता है। विद्या तो इतनी है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से अपना नाता जोड़ो, उसे विजुअलाइज करो और उसकी एनर्जी को रिसीव करो, उसे बात करो,
उसका लव फील करो, उसकी शांति को अनुभव करो, उसकी शक्तियों को अनुभव में लाओ। है तो इतना ही, पर बार बार के अभ्यास से ये क्लियर होता है। इसलिए हम सभी दर्शकों को राय देंगे और देते हैं कि हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर 7 डेज कोर्स अवश्य करें, ताकि जो ईश्वरीय ज्ञान है, प्रारंभिक जो ज्ञान है, वो आपको क्लियर हो जाए। तब राजयोग में और आनंद आएगा और आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, मैं कौन हूँ, भगवान है कौन, ये संसार का चक्र क्या है, कर्मों की गुह्य गति कैसी है और राजयोग का सही सही मेथड क्या है। तो इससे 1 घंटा जो पावरफुल मेडिटेशन होगा वो पास्ट के विकर्मों को नष्ट करेगा और इन चीज़ों में रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत फायदा होने लगेगा। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन हम कहेंगे 3 मास तक ये 4-5 चीजें अवश्य करें। जैसे आपने कहा कि सेवा केंद्र पे जाने की बात है, तो कई लोग तो खैर बहुत दूर में रहते हैं, लेकिन जो नज़दीक भी हैं, कई बार वो अपने पास वक्त न होने की बात कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो ऐसे जो व्यस्त हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो बहुत व्यस्त हैं वो अस्त व्यस्त हैं सचमुच क्योंकि वो असली चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे रहे कि उनको अपने को एम्पावर करना है, उन्हें अपने विचारों को शुद्ध करना है, उन्हें सफलता पाने के लिए कुछ इनर पावर्स को बढ़ाना है। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर जब मनुष्य परेशान हो जाता है, जब उसका मन बहुत भटक जाता है, जब उसकी टेंशन उसके लिए महारोग बन जाती है, तब वो कहता है मुझे कुछ करो भाई, बताओ मुझे कुछ। लेकिन मनुष्य को इतना व्यस्त इन सब चीज़ों में नहीं होना चाहिए कि उसे अपने लिए भी टाइम ना हो। मैं भगवान के लिए नहीं कहूँगा, उसको हमारे टाइम की ज़रूरत नहीं, हमारे अपने प्योरिफिकेशन के लिए, हमारी अपनी उन्नति के लिए, जिससे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सफलता मिले। जीवन में हर कदम पे सफलता मिले तो आनंद ही आनंद होता है ना। एक व्यक्ति ने दुकान डाली, माल रखा, ग्राहक फटाफट आ रहे, प्रॉफिट हो रहा है, तो ही आनंद है ना। दुकान बना दी, माल बहुत ला दिया, ग्राहक 2-4 ही आए, तो बेचारा निराश होगा ना। तो वो जितना दुकान पे समय दे रहा है, उससे 1 घंटा निकाल कर अगर अपने लिए समय दे, तो उसकी दुकान पे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी ना। तो अपने लिए समय देना आवश्यक है। और मैं ये कभी नहीं मानता कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मरने की भी फुर्सत नहीं, लेकिन खाने की तो फुर्सत है। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब बीमार हो जाए उसके बाद दवाइयों और दवा खानों के पीछे भागें, उससे अच्छा है कि खुद को वक्त दे दिया जाए। लता जी, जैसे ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, क्या आप ऐसे अनुभव में आए हैं कि ठीक हो गए हैं? हाँ, मैंने आँखों के कुछ केस डील किए जो बिल्कुल ऐसे ही थे कि विजन बहुत कम रह गई थी, धुंधला दिखने लगा था, और यही बताया कि माँ बाप को भी ऐसा ही हुआ था एक वृद्ध आयु में जाने पर, लेकिन बच्चों को अभी 30-35 साल की आयु से ये होने लगा, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अब क्योंकि मेरे से 2 केस ऐसे आए थे, मैंने उनके एड्रेस आदि तो नहीं लिए थे, पर मुझे बताया कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उन्हें आशाएं बंध गई हैं कि अब उनका सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए भले जेनेटिक चीज़ें चलती आ रही है, हेरिडिटरी चलती आ रही है, लेकिन अगर हम उन विकर्मों को काट दें जिनके कारण ये सब चलता आ रहा है, तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो सकता है, उसमें संपूर्ण विश्वास हो। ये सोच करके जेनेटिक है, हम हार न मान लें कि अब तो हमें इसको ये झेलना ही पड़ेगा, अब तो हमें सफ़र करना ही है, इसलिए इसके लिए हम तैयार हो जाएं। नहीं, हम सोचें हमें इसको ठीक करना, इसको काटना है बीच से, ताकि अब हमारी संतति को ये फेस न करना पड़े। और अगर मनुष्य दृढ़ता से राजयोग का अभ्यास करे और अपने मन को बहुत प्रसन्न रखने लगे, अपने विचारों को पावरफुल एंड पॉजिटिव बना दे, तो ये जो एक चेन चली आ रही है जन्म 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 की, ये कट सकती है और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जी जी, चलिए, एक आशा का दीप आपने जलाया भ्राता जी, क्योंकि अब तक मेडिकल साइंस तो यही कहती थी कि नहीं, जो जेनेटिक है वो जेनेटिक है और वो आपको रहेगी ही, लेकिन योगा अभ्यास से, राजयोग के सुंदर अभ्यास से उस चीज़ को अब ब्लॉक किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एक सुंदर समाचार और खुशखबरी है हमारे सभी दर्शकों के लिए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि भाई फुर्सत तो निकालनी ही होगी, और सचमुच हम फुर्सत तो निकालते ही हैं। जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है वहाँ हम जाते ही हैं। और किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसा निकालो
प्यार कर लो भगवान से। तो खैर भगवान से तो हमारा प्यार है ही। आज लता जी ने कहा खुद से प्यार करने की बात है, खुद को समय देने की बात है। और सचमुच यदि हम खुद को थोड़ा वक्त देते हैं, खुद को निखारते हैं अंदर से, तो बाहर उसका परिणाम दिखाई देता है। हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने लगती है, सफलता की ओर हमारे कदम बढ़ने लगते हैं और साथ ही जीवन तनाव से मुक्त और खुशहाल होने लगता है। यही तो चाहते हैं ना हम। वास्तव में यदि भाग दौड़ कर रहे हैं, धन के लिए ही तो भाग रहे हैं और धन से हमें क्या चाहिए? सुख और चैन चाहिए। तो सुख और चैन को खो करके धन के पीछे भागना ये श्रेयस्कर नहीं है। बनिस्बत इसके हम आधे घंटे अपने लिए वक्त जरूर निकालें। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अपने माता पिता की सेवा से। उनके लिए अपने मन में अगाध प्यार और सम्मान रखें और जैसे उन्होंने हमें पाला है ना, क्यों ना हम भी उन्हें उसी प्रकार की पालना दें। जब वो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाएं तो सच मानिए इससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। और यदि आप फैमिली शब्द को देखें ना, FAMILY, तो ये फैमिली शब्द हमें कहता है फादर एंड मदर आई लव यू। कितना सुंदर भाव है ना। तो आज ही अपने माता पिता को अपने घर जाके जरूर कहिएगा आई लव यू। तो प्यार बढ़ता चला जाएगा और उनके मन में भी आपके लिए इतना प्यार उमड़ेगा कि आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। ये जरूर घर जाने के बाद अवश्य कीजिएगा और साथ ही अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। नमस्कार। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान कहता है ये समाधान, 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 समाधान। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान। कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान,